के पाला है, मेरी बच्ची, मेरी बहन। मैंने तुम्हें सच में माँ का प्यार दिया, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या थी कि तुम विधवा हो गई। सोनी कवि जोर जोर से रोने लगती है। बस कर दे दीदी, बस कर दे। मेरे भाग्य में यही लिखा था, मेरे बच्चे को इस अंडे में से बिना पिता के ही निकलना था। बस कर दे, अब यही था मेरे भाग्य में। गौरी कवि भी रोते हुए ही सोनी कवि को जवाब देती है। वो दोनों बहनें बैठी बहुत देर से ऊंची ऊंची आवाज से रो रही थीं। लाड़ो चिड़िया कहती है, सोनी और गौरी जी, अब आप चुप कर जाइए। भाग्य में यही लिखा था, इसी में ही कुछ अच्छा होगा। अब रोने से कुछ नहीं होगा। लाड़ो चिड़िया वहां बैठी गौरी जो विधवा हो गई थी उसको और उसकी दीदी सोनी को तसल्ली देती है कि मरने वाला तो मर चुका, उसके पीछे मरा तो नहीं जा सकता। अब आप लोग चुप हो जाइए और सब्र करें। यहाँ राजा जी सभी पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं, मेरे प्यारे जंगलवासियों, आपको जैसा कि पता है कि इस जंगल के नियम के मुताबिक विधवा को घर में ही अनाज दिया जाता है। इसीलिए आज से आप सबकी ड्यूटी है कि गौरी कवि के घर में ही उसको भोजन दिया करें। राजा जी की बात सुनने के बाद सारे ही पक्षी अपने घरों को लौट जाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। बस फिर ऐसा ही होने लगता है, गौरी कवि के घर में ही हर कोई उसके लिए भोजन ले आता है। अगली सुबह हो जाती है, सारे ही पक्षी अपने अपने भोजन की तलाश में निकले होते हैं। लाड़ो चिड़िया को भी भोजन मिलता है, वो भोजन लेके अपने घर जाती है। उसको देख के कुकू खुश हो जाता है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, देखो देखो मम्मा आ गई। लाड़ो चिड़िया भोजन को अपने बच्चों को दे देती है और कहती है, मेरे बच्चों, आप लोग ये भोजन खाओ और मैं दोबारा से भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ, क्योंकि आज से हमें गौरी आंटी को भी भोजन देना होगा, क्योंकि वो विधवा हो गई हैं। तो विधवा के लिए भोजन हम सबकी ड्यूटी है। वो ये बात करके फिर से भोजन की खोज करने के लिए वहां से चली जाती है और कुकू और चिन्नी उसके बच्चे भोजन खाते हैं और सोचते हैं कि गौरी आंटी बेचारी का तो कोई नहीं। थोड़े समय बाद लाड़ो और मिठू तोता दोनों ही भोजन लेके गौरी कवि के पास आ जाते हैं और वो अपना अपना भोजन गौरी कवि के घोंसले में डाल देते हैं। अब तो गौरी के लिए रोज तरह तरह के भोजन आने लगे थे। मिठू कहता है, गौरी बहन, आज से आप भोजन की चिंता बिल्कुल भी ना करना। हम सब पक्षी आपके लिए अच्छे से अच्छा भोजन लेके आया करेंगे, जिसको खा के आप बहुत खुश हो जाओगी। अब आप चिंता बिल्कुल ना करना। लाड़ो कहती है, हाँ हाँ गौरी बहन, हम आपका दुख तो दूर नहीं कर सकते। हम कालू भैया को तो इस दुनिया में वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपको भोजन तो जरूर दिया करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कितने ही अच्छे पक्षी हो और मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। दूसरी तरफ सोनी कवि और उसका पति भूरा कौवा भी अपनी बहन के लिए भोजन लेकर आ रहे होते हैं। वो पास के ही जंगल में रहते थे, इसलिए उनको आने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन वो भी देरी ना करते हुए सुबह सुबह ही भोजन की तलाश करके उसको ला देते हैं। अभी मिठू और लाड़ो चिड़िया गौरी के पास ही बैठे होते हैं कि उसकी बहन सोनी और उसका जीजा भूरा कौवा भी भोजन लेके उसके पास आ जाते हैं और भूरा कौवा भी भोजन को उसके घोंसले में डाल देता है। सोनी कहती है, माफ करना मेरी बहन, क्योंकि तुझे तो पता है मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ, इसलिए आने में थोड़ा समय लग जाता है। भूरा कहता है, गौरी, तुम्हारे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे लिए कितना अच्छा अच्छा भोजन ला के देते हैं। वहाँ बैठा मिठू कहता है, हमारे जंगल का तो यही नियम है, हम तो जो भी विधवा हो जाए उसके लिए भोजन लेके आया करते हैं। ये बात करके लाड़ो चिड़िया और मिठू तोता वहां से उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को भी तो देखना था। गौरी के पास से होकर वो अपने घरों को लौट जाते हैं। बस यही ही चलता रहा। कबूतर भी अपनी पत्नी से कहता है कि जो भी खाना बनाओ एक प्लेट निकाल के गौरी बहन के हाथ दे आना। उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी।
इसी तरह से ही कुछ समय बीत जाता है और फिर एक दिन सोनी कवि नदी के किनारे बैठ के मन ही मन में सोचती है, भरी जवानी में कब तक मेरी बहन बिना पति के रहेगी, और अब तो उसके अंडे में से बच्चा भी बाहर आने वाला है। मैं तो अपनी बहन का दूसरा विवाह करवाऊंगी, दूसरी शादी करने में कोई बुरा थोड़ी ना है। बस मैं तो अपनी बहन की आज ही दूसरी शादी की बात करती हूँ, आने दो भूरे जी को। अभी वो मन ही मन में यही सोच रही होती है कि भूरा कौवा जो भोजन की तलाश करने गया हुआ था भोजन लेके वहां आ जाता है। जैसे ही भूरा बैठता है, सोनी उससे कहती है, भूरे जी, आपको तो पता है अभी तो गोरी जवान है और उसके अंडे में से अब तो बच्चा भी बाहर आने वाला है। हाँ हाँ सोनी, ये तो मुझे मालूम है। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती? जी मैं ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना कोई अच्छा सा जवान सा कौवा देख के हम उसकी दूसरी शादी कर लें। मैं तो कहती हूँ आज ही हम ये बात करने चलते हैं गोरी से। अरे तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कर ली सोनी। कब तक हम भी भोजन देने उसके दूसरे जंगल जाते रहेंगे? तो फिर देर किस बात की पति जी, चले अब हम वहीं पर ही चलते हैं, सीधा हम गोरी के यहाँ ही जाते हैं। वो दोनों गोरी के पास आ जाते हैं। खैर तो है ना जीजा जी और सोनी दीदी, आज तो आप सुबह ही सुबह आ गए, खैर तो है ना? हाँ हाँ गोरी, बिल्कुल खैर है, तुम चिंता मत करो। बस हम तो यहाँ तुम्हारी शादी की बात करने आए हैं। हाँ गोरी, तुम्हारे जीजा जी ठीक कह रहे हैं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम कहो तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा दें। एक लड़का है मेरी नजर में। हाँ हाँ गोरी, बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें अपनी पत्नी और तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा बना के रखेगा वो। अब तुम इनकार ना करना, बस हम तुम्हारे मुंह से हाँ ही सुनने आए हैं। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं जीजा जी? दीदी, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मेरे साथ। मैं कालू की जगह किसी को नहीं दे सकती। मरने वाले ने कौन सा लौट के आना है, कालू तो अब इस दुनिया में रहा नहीं। देख गोरी, अब तुझे इनकार की जरूरत नहीं है, हम फैसला कर चुके हैं। गोरी का सांस तो वहीं पर ही जैसे रुक गया हो। अब वो क्या करती, क्योंकि वो तो नाटक कर रही थी। हम कल ही लड़के को लेके तुम्हारे घर आएंगे गोरी, तुम तैयार रहना। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और गोरी बेचारी परेशान बैठी होती है कि वहीं उसका कालू, उसका पति आ जाता है। जैसे ही कालू वहां आके बैठता है तो गोरी कहती है, कालू जी, तरह तरह के भोजन लेने के लिए जो हमने नाटक किया था, अब वो समय आ गया है कि हमारा नाटक पकड़ा जाएगा। मेरी बहन और मेरा जीजा तो मेरी दूसरी शादी करने की बात करके गए हैं, और तो और वो तो कल उस कौवे को लेके मेरे पास आएंगे शादी के लिए। अरे अरे गोरी, तुम चिंता मत करो, मैं वहां पर मेकअप करके और दूसरे कौवे की शक्ल बना के बैठ जाऊंगा। सभी यही समझेंगे कि मैं कोई दूसरा कौवा हूँ। हाँ, मुंह को मैं ढांप लूंगा। इस तरह से अगले ही दिन तुम दोबारा से मेरे मरने का नाटक शुरू कर देना। लेकिन इस तरह से तो सभी कहेंगे कि इसका दूसरा पति भी मर गया। मैं तो कहती हूँ पकड़े ही ना जाए कहीं। अरे अरे, एक तो तुम डरती बहुत हो। छोड़ो इन बातों को, नहीं पकड़े जाएंगे, तुम फिक्र ही मत करो। यही कह देना कि इसने कुछ गलत खा लिया था और अगले ही दिन मर गया। अब मेरा मसला ये है कि मुझे बाथरूम आया है और मुझे आज तो बाहर जाना ही पड़ेगा, कोई देख ही ना ले मुझे। कितने दिनों से आपको मैं भी कह रही थी कि घर में एक बाथरूम बनवा लें। अब पकड़े ही ना जाना, अगर पकड़े गए तो एक और मसला शुरू हो जाएगा। छुप छुप के जाना और जरा संभल के जाना। यहाँ पर लाली बुआ या इस तरह की बहुत से तेज पक्षी हैं। जैसे ही रात होती है तो कालू वहां से उड़ के बाथरूम के लिए जाता है। उसे क्या मालूम था कि लाली बुआ उसको देख रही थी। अरे बाप रे, ये तो कलमुहा कालू है। अच्छा, नहीं नहीं, ये इसका भूत नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी परछाई तो मैंने देख ली है। अच्छा, तो ये इतने दिनों से नाटक कर रहा था। अब मैं बताती हूँ इसको। अरे अरे लाली, अभी तो खामोश ही रहे, कल सुबह ही राजे को जाके ये वाली बात करके आना। अब देखते हैं। अगले ही दिन राजा के पास लाली बुआ आके पूरी की पूरी बात बता देती है। अगर मैंने उसकी परछाई ना देखी होती राजा जी, तो मैं भी उसको भूत ही समझती, लेकिन मैंने उसके उड़ते हुए उसकी परछाई भी देख ली थी। वो कालू ही था।
ठीक है उल्लू सैनिक, अगर ऐसी बात है तो तुम फौरन टूटी फ्रूटी इंस्पेक्टर को हुक्म दो कि वो उसको जाके अभी के अभी पकड़ के आए और जेल में बंद कर दे। कोई भी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता और हमारे नियम नहीं तोड़ सकता। फिर क्या था, राजा जी के हुक्म पर इंस्पेक्टर टूटी फ्रूटी उन दोनों ही पति और पत्नी को पकड़ के जेल में बंद कर देती है, क्योंकि गोरी भी उसके साथ बराबर की शरीक थी। इसलिए गोरी और कालू दोनों ही को जेल हो जाती है। तो बच्चों, बुराई की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए।